अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, जिस तरह हमने पहले टॉपिक में ओहम लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस को पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का ताल्लुक वोल्टेज और करंट के साथ होता है, जैसे कि R इज़ इक्वल टू V डिवाइड बाई I। यानी करंट और रेजिस्टेंस जो है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अभी रेजिस्टेंस जो है इस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, मुख्तलिफ़ अवामिल इसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। तो उन तमाम फैक्टर्स को हम कहते हैं लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें पहली चीज़ जो है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो फर्स्ट थिंग इज़ लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये इस कंडक्टर के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी लंबाई है, जिसको हमने यहाँ पे L से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर की लंबाई ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1 कि अगर कोई कंडक्टर है उसकी लंबाई लेंथ में जितना इजाफा होता जाएगा उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती जाएगी। और वीडियो को एंड तक देखते रहिए, इसमें हम एंड पे हम इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे भी कि लंबाई के ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस में इजाफा होता है। नंबर 2, दूसरी चीज़ जो है वो है एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर आपके पास ये है कि अगर आप इसका कंडक्टर का डायमीटर मालूम करें और उस डायमीटर को इस फार्मूले में लगा लें तो आपके पास एरिया आ जाएगा A इज़ इक्वल टू पाई बाई 4d²। तो ये होता है एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंप्लीट एरिया, यानी कि आप इसको मोटाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ कंडक्टर है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो एरिया ऑफ कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो एरिया ऑफ कंडक्टर जो होता है ये रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर एरिया ज़्यादा होगा, कोई कंडक्टर जितना मोटा होता जाएगा उसका एरिया ज़्यादा होता जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो रेजिस्टेंस उसमें उतनी ही कम होती जाएगी। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। चूँकि दोनों इक्वेशंस रेजिस्टेंस की है तो हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने से R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा और डिवाइडेड बाय A। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस जो हैं कंबाइन हो चुकी हैं। जिस तरह लेंथ जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हम हटाएंगे यहाँ से। सो R विल बी इक्वल टू रो L बाई A। सो हेयर रो इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं रो, RHO रो। रो इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और या इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल। तो हर एक मटेरियल की टेबल गिवन है, आप उसमें देख सकते हैं कि हर एक मटेरियल की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मखसूस मुज़ाहिमत है, वो हर एक मटेरियल की अपनी अपनी होती है, जिसकी बिना पर किसी भी मटेरियल की हम मालूम कर सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस। जो आपके पास रेजिस्टर होता है इन 3 चीज़ों के अलावा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कोई भी मटेरियल है, मटेरियल कौन सा है। दूसरी चीज़ लेंथ, के जो कंडक्टर है आपके पास इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया कम होगा तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगी। इसके अलावा रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर भी इफ़ेक्ट करता है। जिस तरह टेम्परेचर, बाज़ मटेरियल इस तरह होते हैं कि जिनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। और बाज़ मटेरियल ऐसे भी होते हैं कि जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के कम होने से कम होती है, उनको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं 2 चीज़ों को, यानी कि लेंथ को और एरिया को। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि आया लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। देखें, जिस तरह नाम से यहाँ पे फार्मूले से जाहिर है
कि R जो है वो I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से करंट में रुकावट पेश आएगी और करंट कम फ्लो होगा, जिसकी वजह से इस तार में एक्चुअली वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। ओहम लॉ में हमने पढ़ा था V = IR। सो हेयर IR इज़ एक्चुअली अ वोल्टेज ड्रॉप। किसी भी मटेरियल में जब करंट फ्लो होता है, अगर उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बल्ब है और इसको हमने कनेक्ट किया है AC सप्लाई के साथ, ठीक है। स्विच को ऑन करेंगे तो करंट का बहाव इसमें होगा। अब अगर इन तारों में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज आपको मिलते हैं दिस इज़ कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप, और ये जो वोल्टेज होते हैं एक्चुअली AC वोल्टेज, यहाँ पे ये हमारे पास वोल्टेज राइज कहलाता है। जो वोल्टेज हम किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं वो वोल्टेज हमारे पास वोल्टेज राइज होता है, और यहाँ जो वोल्टेज होते हैं ये वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब जितना तारों में करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप इज़ द प्रोडक्ट ऑफ I एंड R। ये जो थी थ्योरेटिकल चीज़ें, अब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारे पास जो लंबाई है, अगर लंबाई ज़्यादा होती है तो वाकई इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है कि नहीं होता है। तो आएँ अभी इसको एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ अभी हम चेक कर रहे हैं। देखिए मीटर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लें। हमने इसको AC वोल्टेज पे 500 पे सेट कर लिया है। अब यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है, सबसे पहले इन्हें चेक करके नोट डाउन करते हैं। देखें तो यहाँ पे 229 वोल्ट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने 2 कंप्लीट कॉइल लिए हैं 100 मीटर के, ये देखें कंप्लीट कॉइल हैं। तो कॉइल का जो एक सिरा है वहाँ पे हमने इस लाइट को लगा दिया है, यानी कि लोड को लगा दिया है, और जो दूसरा साइड है इसका यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको इनपुट देंगे यहाँ से, और यहाँ पे इसका आउटपुट देखेंगे। यानी कि लंबाई जो है तार की, कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने रख ली यहाँ पे 100 मीटर। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है हमारे पास 229 वोल्ट्स हैं, और यहाँ पे भी हम चेक करेंगे यहाँ पे कि जो रिसीविंग एंड है यहाँ पे कितने वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पर हम प्लग इन कर लेते हैं। ये देखें तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हमें शो हो रहे हैं अभी 222 वोल्ट्स, 222 वोल्ट। पहले हो रहे थे 229 वोल्ट, और अब हमने जब ये 100 मीटर का इसको फासला दे दिया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मीटर का फासला है, या आप कह सकते हैं कंडक्टर की जो लंबाई है वो 100 मीटर है। तो 100 मीटर होने से जो यहाँ पे वोल्टेज पहले आ रहे थे वो थे हमारे पास 228 वोल्ट, और अभी देखें तो ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना हो रहा है 223 वोल्ट। तो इट्स मीन कि 5 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो अब जो 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, आया ये सिस्टम के लिए ठीक है कि नहीं है? तो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर 100 मीटर तक 2.5 वोल्ट या 2.5% आप कह दें कि 100 मीटर तक अगर केबल की लंबाई हो, तार की लंबाई हो, और 2.5 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होता है तो ये अलाउेबल वोल्टेज ड्रॉप है, इसको हम अलाउ कर सकते हैं। अगर इससे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है बाकायदा से। इसको आपने देखना है कि वोल्टेज ड्रॉप किस वजह से हो रहा है। अब हम यहाँ पे जो तार इस्तेमाल की है ये 329 तार है, 329। तो अगर ये वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हैं, 5 वोल्ट हैं, 6 वोल्ट हैं, तो आप इसकी जगह अगर 729 तार इस्तेमाल करेंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप और भी कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको प्रैक्टिकली समझ भी आ चुकी होगी कि लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करते हैं वो क्यों ज़रूरी है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जिन लड़कों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।